ओके, सो वी आर लाइव। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों, इस लाइव स्ट्रीम में हम लोग जो है वेक्टर्स का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, धमाकेदार, मजेदार टॉपिक होने वाला है। आपको एकदम हमेशा की तरह इस टॉपिक में बहुत ज्यादा मजा आएगा। बस एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आज हम जो सीखने वाले हैं उसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि बिना प्रैक्टिस के आ जाए ऐसा संभव नहीं है। तो इसकी प्रैक्टिस करने का उत्तरदायित्व आपका रहेगा और समझाने का पूरा उत्तरदायित्व मेरा रहेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अभी तक हम लोग ये सीख रहे थे कि आपका जो वेक्टर है, जो सदिश है, उसकी परिभाषाएं किस प्रकार से हैं। हम लोग ये सीख रहे थे कि आपका जो सदिश है उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। हम लोग ये सीख रहे थे कि सदिश को हम लोग निरूपित किस प्रकार से करते हैं, है ना। ये सारे काम हम लोगों ने लास्ट क्लास में किए हैं। अब सदिश के प्रकारों में दो प्रकार और रह गए थे, उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सदिश के प्रकार में आपका एक था, जो वैसे मैंने आपको पढ़ा दिया था, नंबर कौन सा चल रहा था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, इसलिए मैं स्टार बना के टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा। यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, देखिए यूनिट वेक्टर को समझना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। यूनिट वेक्टर को अपन हिंदी में बोलते हैं एकांक सदिश। एक एक चीज जो मैं बता रहा हूं वो आपको कॉपी में लिखनी चाहिए। यूनिट वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? एकांक सदिश। तो यूनिट वेक्टर आपका कहलाता है एकांक सदिश। तो बात यहां पर आती है कि इस वेक्टर का जीवन में उद्देश्य क्या है। सबसे पहला पॉइंट, ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का परिमाण जो है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है, इस वेक्टर का परिमाण, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। मतलब अगर इस वेक्टर को आप यूज कर रहे हैं तो इस वेक्टर का परिमाण 1 है, ठीक है। और इसका जीवन में जो उद्देश्य है, सेकंड पॉइंट, जीवन में उद्देश्य। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस वेक्टर का जीवन में क्या उद्देश्य है, तो इस वेक्टर का जीवन में उद्देश्य है दिशा बताना। दिशा बताना। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना कि ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर का एक ही काम होता है, इस वेक्टर के जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है। इस उद्देश्य को आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हो कि हाँ सर, हमें समझ में आ गया है कि इसका एक ही उद्देश्य है, दिशा बताना। और मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी दिया था एक। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर, ए वेक्टर लिखा हुआ है 5 मीटर उत्तर की ओर। ए वेक्टर क्या लिखा हुआ है? 5 मीटर उत्तर की ओर। तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये कंप्लीट वेक्टर है। कंप्लीट वेक्टर का क्या सेंस होता है समझिए। कंप्लीट वेक्टर का मतलब होता है ये आपका परिमाण है वेक्टर का, और ये जो दिख रहा है उत्तर की ओर, ये वेक्टर की दिशा है, और ये पूरा सदिश है। ठीक है बेटा जी। अब अगर अपन इसमें से केवल दिशा को बाहर बताएं, केवल दिशा के बारे में बताएं, केवल इतने से हिस्से को बताएं, तो उसको लिखा जाएगा ए कैप। अब इसको पढ़ते कैसे हैं मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। जो बच्चे थे पुरानी क्लासेस में उनको पता होगा कि इसको हम ए कैप के रूप में पढ़ते हैं। ऐसे इसको पढ़ा जाता है, ए की टोपी, ए के ऊपर कैप। अगर ए कैप बराबर क्या होगा, तो ए कैप बराबर होगा उत्तर की ओर। मतलब ए कैप का काम होगा केवल और केवल दिशा बताना। आया मुझे? और एक और चीज, ये जो 5 मीटर है, ये वेक्टर का परिमाण है, सदिश का परिमाण है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर का मॉड, ए वेक्टर का मॉड, और ए वेक्टर का मॉड यहाँ पे कितना निकल के आएगा? 5 मीटर। तो यहां से एक कहानी डायरेक्ट समझ में आ रही है कि जो आपका ए वेक्टर है, वो ए वेक्टर बराबर है परिमाण। परिमाण कितना है? 5 मीटर। परिमाण को कैसे प्रदर्शित करते हैं? इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो 5 मीटर गुणा उत्तर की ओर। उत्तर की ओर क्या है आपका? उत्तर की ओर है आपका एकांक सदिश। एकांक सदिश उसको दिशा बताने का काम कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं इसकी जगह ए कैप, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। इस तरह से भी इसके बारे में बात की जा सकती है। पूरा समझ में आ गया जी? वेरी गुड, वेरी गुड। इसका केवल एक ही काम है कि ये दिशा बताने का काम करता है। डन। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक और चीज ऐड करूं मैं आपको।
हम लोगों ने एक काम कर रखा है, प्लस एक्स अक्ष, इसके लिए हमने पहले से एक एकांक सदिश परिभाषित कर रखा है। सुनिए बहुत मजा आएगा। एक्स अक्ष कहीं भी लिखा हो, उसके लिए पहले से हमने एक एकांक सदिश परिभाषित कर रखा है, ऑलरेडी हम लोगों ने उसको डिफाइन कर रखा है। अब वो एकांक सदिश कौन सा, ध्यान दीजिएगा। एक्स अक्ष के लिए हमने जो एकांक सदिश ले रखा है वो है आई कैप। आई कैप एकांक सदिश हमने ले रखा है। माइनस एक्स अक्ष का जो एकांक सदिश होगा वो होगा माइनस का आई कैप। अब आप बोलोगे सर इसका यूज क्या है? इसका यूज बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई बल लग रहा है एफ 5 न्यूटन एक्स अक्ष की ओर, ये दिशा दे रखी है, राइट। तो आपको इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है बार बार कि 5 मीटर एक्स अक्ष की ओर, 5 मीटर एक्स अक्ष की ओर, इतना लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिंपल सा एक काम करना है, एफ वेक्टर बराबर 5 न्यूटन आई कैप। आप इस चीज को, इतनी बड़ी चीज को इतना छोटा करके एकदम सिंपल वे में लिख सकते हैं। ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। ऐसे ही वाई अक्ष के लिए हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है जे कैप, और माइनस वाई अक्ष के लिए ऑब्वियस सी बात है माइनस का जे कैप, क्योंकि अगर एक्स अक्ष के लिए आई कैप है तो माइनस एक्स के लिए माइनस का आई कैप होगा, वाई के लिए जे कैप है तो माइनस के वाई के लिए माइनस का जे कैप होगा, सिंपल सी बात है। जेड अक्ष, जेड अक्ष के लिए है के कैप, तो माइनस के जेड अक्ष के लिए कितना है, माइनस का के कैप। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? अब इसको अगर सिंपल वे में देखें तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, बहुत काम की बात बता रहा हूं। अगर एक्स अक्ष के लिए आप बात कर रहे हो तो वहां पे आपका यूनिट वेक्टर है आई कैप। अगर वाई अक्ष के लिए बात कर रहे हो आपका यूनिट वेक्टर है जे कैप। और अगर आप जेड अक्ष के लिए बात कर रहे हो तो आपका यूनिट वेक्टर है के कैप। आ गई बात समझ में? जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट, तुरंत प्रभाव से, तुरंत प्रभाव से बताइए फटाफट। डन हो गया? आगे बढ़े। व्हाट इज कैप? कैप इज जस्ट लाइक प्रोनाउंसिएशन, जस्ट यूज फॉर प्रोनाउंसिएशन, बोलने के लिए काम में आता है। मतलब सिंबल में ये जो टोपी है, इस टोपी को कैप बोलते हैं। तो जब ए के ऊपर ऐसे कैप लगाओ तो इसको पढ़ते ऐसे हैं ए कैप, इसको पढ़ने का पैटर्न है वो, ठीक है। जैसे इसको लैम्बडा बोलते हैं, इसको डेल्टा बोलते हैं, ये सिग्मा होता है, ये रो होता है, ये ईटा होता है, ये फाई होता है, ईसाई होता है, ये फाई होता है, ये पाई होता है, ऐसे उसका एक नाम है ए कैप। चलो आगे बढ़े। अब एक पढ़ते हैं अपन, एक लास्ट वेक्टर, नल वेक्टर। नल वेक्टर जिसको जीरो वेक्टर भी कहा जाता है। अब आप बोलोगे सर नल वेक्टर का मतलब क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग है ये, पर समझ में अभी नहीं आएगा। इंटरेस्टिंग है पर समझ में अभी नहीं आएगा। क्यों समझ में नहीं आएगा? ये आपको बाद में समझ आएगा। अभी आप केवल इसकी डेफिनेशन सुन करके लिख के रख सकते हो। अभी आप केवल इसकी डेफिनेशन सुन करके लिख के रख सकते हो। अभी आपको समझ नहीं आएगा, बाद में समझ में आएगा। क्या होता है ये? ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण शून्य हो और दिशा कोई भी हो, कोई भी दिशा हो और परिमाण शून्य हो, उसे हम जीरो वेक्टर या नल वेक्टर के रूप में जानते हैं। अब सुनकर के लग रहा होगा समझ में कुछ नहीं आया, बस देखने में अच्छा लग रहा है, वही वाली बात है कि ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण शून्य हो, ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण शून्य हो और दिशा कोई भी हो, दिशा कोई भी हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर के नाम से जानते हैं। नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, डन। आगे बढ़े। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर का एडिशन। ध्यान सुनिएगा। अब आप हेडिंग लिखें सदिश योग के नियम। अब आप हेडिंग लिखेंगे सदिश योग के नियम।
लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब जो चीज आप पढ़ने जा रहे हो ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर्मूले हम लोग सीखेंगे इसमें बहुत सारे, और आज जो आप सीखोगे वो प्रैक्टिस वाला पार्ट होगा। आज जो आप सीखोगे वो प्रैक्टिस वाला पार्ट होगा, ध्यान से सीखिएगा। सदिशों को जोड़ने के लिए आपको पता है कि हम उनका बीज गणितीय योग नहीं कर सकते। जैसे होता है ना, नंबर 3 नंबर 5 को जोड़ना है, 5 और 3 8, बात खत्म। तो जैसे सिंपल सामान्य नंबर जो है, सामान्य नंबरों को जोड़ने के लिए हम बीज गणितीय योग करते हैं। सदिश का कभी भी बीज गणितीय योग नहीं होता है। सदिश को जोड़ने के लिए हमें सदिश योग के नियमों को लगाना पड़ता है। सदिश को जोड़ने के लिए हमें सदिश योग के नियमों को लगाना पड़ता है। सदिश योग के नियम में, सदिश योग के नियम में हम पहला नियम पढ़ने जा रहे हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। पहला नियम पढ़ने जा रहे हैं सदिश योग संबंधी, सदिश योग संबंधी त्रिभुज का नियम। सदिश योग संबंधी त्रिभुज का नियम बहुत मस्त है, ये अच्छे समझ में आ जाएगा, ध्यान सुनिएगा। अगर हमारे पास 2 वेक्टर हैं या 3 वेक्टर हैं, 3 सदिश है हमारे पास, अगर हमारे पास 3 सदिश इस प्रकार से हैं कि हम उनसे एक त्रिभुज बना सकते हैं। हमारे पास, ध्यान सुनना बेटा, आराम से पूरे फोकस के साथ में मेरी बात सुनना, समझ में आपको आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, बट पूरा ध्यान से चीजों को सुनना पड़ेगा। सदिश जो है, हमारे पास 3 सदिश हैं, हम तीनों सदिश से एक ट्रायंगल बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं। पहला वाला सदिश आपने लिया ऐसे, ए वेक्टर। दूसरा सदिश इसी के क्रम में, इसी के क्रम का मतलब समझते हो, इसकी पूंछ के बाद में इसका सिरा आ गया, अगले वाले की पूंछ शुरू हो गई, और दूसरा वेक्टर इस प्रकार से आ गया। अगर 3 वेक्टर से आप एक त्रिभुज बना सकते हो, अगर 3 सदिश से आप एक त्रिभुज बना सकते हो, जिसमें 2 वेक्टर जो हैं वो त्रिभुज की 2 भुजाएं हैं और एक ही क्रम में है, आप देख सकते हो, ये वेक्टर, उसके बाद ठीक दूसरा वेक्टर, तो जो तीसरा वाला वेक्टर होगा वो इस प्रकार से बना सकते हो आप उसको। अगर तीसरे वाले वेक्टर को आप इस प्रकार से बनाओगे तो हम कहेंगे कि तीनों एक ही क्रम में है। एक ही क्रम में क्यों है? इसकी पूंछ, इसका सर, फिर उसकी पूंछ, उसका सर, फिर उसकी पूंछ, उसका सर, तो इसके जस्ट बाद ये वेक्टर शुरू हो गया, इसके जस्ट बाद ये वेक्टर शुरू हो गया। तो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी तीनों एक ही क्रम में कहे जाएंगे। परंतु आपको एक क्रम में बनाना नहीं है, आपको क्या करना है, 2 वेक्टर एक ही क्रम में हो गए, तो अब इस त्रिभुज का जो तीसरा वेक्टर होगा वो विपरीत क्रम में होना चाहिए, ऐसे। वापस समझो आराम से, कोई जल्दी वाली बात नहीं है। आप अगर ध्यान से देखें तो 1 वेक्टर, 2 वेक्टर और 3 वेक्टर पे फोकस करो। पहले वाला वेक्टर, तीनों वेक्टर त्रिभुज की 3 भुजाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। एक वेक्टर के ठीक बाद उसी क्रम में दूसरा वेक्टर है ए और बी, तो तीसरा वेक्टर उस क्रम में नहीं होना चाहिए, तीसरा वेक्टर विपरीत क्रम में होना चाहिए, इस तरह से। तो तीसरा वेक्टर जो विपरीत क्रम में होगा वो कहलाएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के योग के बराबर। तीसरा वेक्टर ए और बी के योग के बराबर कहलाएगा, और हम बोलेंगे कि सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसे। बताइए बेटा, कहानी समझ में आ गई? गलती ये नहीं करनी है आपको बस कि तीसरा वेक्टर आप उसी क्रम में लें, तीसरा वेक्टर विपरीत क्रम में होना चाहिए। अब सी वेक्टर जो है, उस सी वेक्टर का जो परिमाण होगा वो इसकी लंबाई के बराबर होगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि एक वेक्टर का परिमाण क्या होता है, जिस लाइन से उसको आपने प्रदर्शित किया उस लाइन की लंबाई के बराबर होता है। और इसकी दिशा, तो सी वेक्टर जो है ये कहलाएगा परिणामी का परिमाण। देखो, हम ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ रहे हैं, इन दोनों के वेक्टर के जुड़ने से जो वेक्टर आ रहा है वो सी वेक्टर है, यही त्रिभुज संबंधी योग का नियम है।
तो सी वेक्टर को हम लोग फिजिक्स की भाषा में या मैथ्स की भाषा में परिणामी सदिश के नाम से जानेंगे, परिणामी सदिश के नाम से जानेंगे। इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे, इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर के नाम से जानेंगे। इसको हम परिणामी सदिश बोलेंगे, इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। बताइए यहां तक कहानी समझ में आ गई अच्छे से? फील कर लो टॉपिक को यार, अभी बहुत एग्जाम्पल कराओ। तो परिणामी सदिश जो है उसका अगर परिणाम निकालना हो कि परिणामी सदिश जो है वो कितना बड़ा है, परिणामी सदिश का अगर परिमाण निकालना हो कि भाई जो परिणामी सदिश आपका है इसका परिमाण कितना है, तो वो परिमाण इसकी लेंथ के बराबर होगा। और दिशा निकालनी हो तो उसके लिए हम लोग इस एंगल को यूज करेंगे, ये एंगल अल्फा। अल्फा जो है वो हमारे को सी वेक्टर की दिशा देगा, किसके सापेक्ष? ए वेक्टर के सापेक्ष, ए वेक्टर के सापेक्ष। इसका प्रूफ हम लोग आज नहीं कर रहे और इसका प्रूफ आपके कोर्स में भी नहीं है, आपको केवल इस लॉ को समझना है डायरेक्टली, क्योंकि आप फिजिक्स की क्लास अटेंड कर रहे हैं और फिजिक्स में मैथमेटिक्स के कुछ टूल्स को डायरेक्ट यूज किया जाता है और वेक्टर भी एक वही टूल है जिसको हम डायरेक्टली क्लास में यूज करते हैं। तो मेरा काम यहाँ पर यह है कि मैं आपको ये जो पूरा टूल है ये अच्छे से समझा दूं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताएं, नहीं है तो आगे बढ़े और हम कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा मजा आएगा। शुरू करें। एग्जाम्पल करते हैं। मैंने आपको दो वेक्टर दे रहा हूं, एक वेक्टर ये दे रहा हूं 3 मीटर, एक वेक्टर मैं आपको ये दे रहा हूं ऐसे 4 मीटर। अब मैं कह रहा हूं कि इन दोनों वेक्टर्स का परिणामी सदिश निकाल करके बताइए। ये मेरा क्वेश्चन है कि इन दोनों का रिजल्टेंट बताइए। ये आपका ए वेक्टर है जिसका परिमाण 3 मीटर है, दिशा आपको दे रखी है, और ये आपका बी वेक्टर है जिसका परिमाण 4 मीटर है, दिशा आपको दे रखी है। आपको इनका परिणामी बताना है ए प्लस बी। शुरू करें, समझिएगा। सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि हमको इस वेक्टर का एक प्रतिरूप लेना पड़ेगा एज इट इज। हम वेक्टर को कहीं भी मूव करवा सकते हैं। ये जो वेक्टर है आप इस वेक्टर को चाहो जहां पे घुमा सकते हो, तो मैं इस वेक्टर को ऐसे कैसा घुमा के इधर लिया है यू। इसी प्रकार से आप इस वेक्टर को भी चाहो जहां पे घुमा सकते हो। तो ये जो दूसरा वेक्टर है ये यहां पे था, इसको मैं ऐसे का ऐसा कहीं भी घुमा सकता हूं। मैं इसको घुमा करके इसके मुंह पे लाके रख दिया ऐसे। मैंने कहा था ना आपको कि वेक्टर को घुमाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेक्टर के घूमने से ही समझ में आता है कि एक्चुअल में कितना एंगल बन रहा है और सिचुएशन किस प्रकार की है। बताइए, ठीक है। अब ये जो आपका ए वेक्टर है, इसी ए वेक्टर के ठीक बाद में आपका बी वेक्टर है, मतलब दोनों वेक्टर एक ही क्रम में है। तो अब जो तीसरा वेक्टर बनेगा जो विपरीत क्रम में होगा, ध्यान दो, ये वेक्टर और ये वेक्टर एक ही क्रम में है, तो इनका जो परिणामी है, इनको जोड़ने से जो आ रहा है वो विपरीत क्रम वाला होना चाहिए। यही बात सीखने को मिली। तो यहां पे जो विपरीत क्रम वाला है वो कौन है? यहां पे विपरीत क्रम वाला ये होगा क्या? सही है, क्योंकि ये इसके ठीक बाद ये है। अगर इसके बाद ये क्रम है, इसके बाद ये क्रम में, अगर यूं होता तो तीसरा वाला भी क्रम में होता, परंतु हमको तीसरे वाले को विपरीत क्रम में रखना है। विपरीत क्रम में रखना है। तो अगर तीसरे वाले को विपरीत क्रम में रखते हैं तो फिर वो इसी प्रकार से आपको दिखाई देगा। अब ये जो वेक्टर सी वेक्टर है ये है ए प्लस बी के बराबर। अब सबसे पहले हम सी वेक्टर का परिमाण निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिए, ए वेक्टर कितना है आपका? 3 है, ये 4 है, इसका परिमाण निकालना। ये एंगल कितने पे है? 90 डिग्री। क्या ये पाइथागोरस प्रमेय लग रही है? यहाँ पे क्या पाइथागोरस प्रमेय लग रही है? बिल्कुल लग रही है सर। तो ये हो गया कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर हो गया अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर।
अंडर रूट 9 + 16 अंडर रूट 25 बराबर अंडर रूट, अगर आंसर 5। तो इसका जो परिमाण है, परिमाण वो कितना निकल करके आ गया, 5 निकल करके आ गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए दिशा। दिशा के लिए मैंने क्या कहा था, ये एंगल चाहिए होगा, ये जो एंगल है अल्फा वो आपको बताएगा दिशा। सही है। अब मैं आपको एक तगड़ी चीज बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा हमेशा। अगर आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, अगर आपके पास इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज है, उस समकोण त्रिभुज में एक चीज आपको अच्छे से याद कर लेनी है आज के आज, कि अगर ये 4 है, ये 3 है और ये 5 है, इसको याद ही करना, तगड़ी चीज है ये। तो 4 के सामने वाला एंगल होगा 57 डिग्री और 3 के सामने वाला एंगल 54 डिग्री और इसके सामने वाला एंगल होगा 37 डिग्री। इसको आज के आज याद कर लो, हमेशा के लिए इसको अच्छे से याद कर लो। एक छोटी सी गलती है, 53 होगा ये। 3 के सामने वाला एंगल होगा 37 और 4 के सामने वाला एंगल होगा 53, ऐसे याद कर लो। अगर ये एक समकोण त्रिभुज है तो, और ये 5 4 3 है, तो हमेशा काम आएगा, ऑलवेज यूजफुल है। तगड़ी चीज हमेशा याद रखनी है इसको। जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरह से कोई ट्रायंगल हो, ये कैसे भी बना हुआ दे सकते हैं, यूं बना के दे सकते हैं। मान लो ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है। तो ऐसे केस में क्या होगा, 3 के सामने वाला एंगल और 4 के सामने वाला एंगल, तो 3 के सामने वाला एंगल ये होगा 37 डिग्री और 4 के सामने वाला एंगल ये होगा 53 डिग्री, ये तो 90 डिग्री है ही। ऐसे ये है इसका मतलब, कि अगर यहां 3 लिखा हो तो 3 के सामने वाला एंगल 37 होगा, 4 के सामने वाला एंगल 53 होगा। तो 4 के सामने वाला एंगल 53 होगा, 3 के सामने वाला एंगल 37 होगा। इस तरह से याद रखना है अगर 5 3 और 4 वाला ट्रायंगल है तो। ठीक है बेटा। तो अगर यहाँ पे डायरेक्ट देखें तो किसके सामने आ रहा है, 4 के सामने आ रहा है, तो ये एंगल 4 के सामने आ रहा है, इसका मतलब ये एंगल अल्फा कितना हो गया, डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 53 डिग्री। तो आपने डायरेक्शन भी निकाल के दे दी, आपने डायरेक्शन भी निकाल करके दे दी और आपने वैल्यू भी निकाल करके दे दी। सही है। बताइए इस चीज में कोई समस्या किसी को। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एकदम मस्त समझ में आ गया बिना किसी दिक्कत के, बढ़िया सा आ गया। 3 के सामने 37 और 4 के सामने 53 लिख लो। 3 के सामने 37, 4 के सामने 53, 3 के सामने 37, 4 के सामने 53, 3 के सामने 37, 4 के सामने 53। क्लियर है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। सर हाउ टू रिकॉग्नाइज एनी फिजिकल क्वांटिटीज अ वेक्टर और नॉट, देखना पड़ेगा बेटा। जैसे जैसे जो जो फिजिकल क्वांटिटीज आपको पढ़ाते जाएंगे हम फिजिक्स में, जब आप फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ोगे तो उसी वक्त आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये सदिश है या अदिश है। ये आप जैसे जैसे नई नई फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ोगे आपको समझ में आने लगेगा। 3 और 4 के अलावा कोई एंगल हो तो आपको निकालना पड़ेगा दिमाग लगा करके, फिर आपको दिमाग लगा कर निकालना पड़ेगा। आप बोलोगे सर ये तो आपने रटवा दिया, इसको समझाओ तो सही, तो समझा देते हैं भाई साहब। पता है कहां से आया, यहाँ पे अगर आप टेन अल्फा का फॉर्मूला लगाओ, टेन अल्फा होता है लंब अपॉन आधार, तो अगर आप टेन अल्फा का फॉर्मूला लगाओगे तो वो होगा लंब अपॉन आधार मतलब 4/3। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू होगा टेन इनवर्स 4/3। और क्लास 12th में सेकंड चैप्टर में आप पढ़ते हो मैथमेटिक्स में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अभी कौन सी क्लास में हो, 11th में हो, नहीं आता ना, कोई बात नहीं। तो टेन अल्फा बराबर 4/3 समझ में आ गया, क्योंकि टेन थीटा होता है लंब अपॉन आधार, तो 4/3 हो गया। अब यहां से अल्फा ये रहेगा, टेन उधर जाएगा तो वो हो जाएगा टेन इनवर्स, इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री।
जैसे आपने पढ़ा होगा टेन थीटा इज इक्वल टू होता है मान लो x, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स x, इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नो। ये नेक्स्ट क्लास में आएगी आपके सेकंड चैप्टर में, क्लास 12th में, कोई बात नहीं। ये जो टेन इनवर्स 4/3 है, इसी की वैल्यू होती है 53 डिग्री। यहां से आया 53 डिग्री। अब क्योंकि आप लोगों ने 12th पढ़ी नहीं है तो आप इसको डायरेक्टली याद रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, आगे बढ़े। चलो अब हेडिंग लगाओ। ये दूसरा नियम पढ़ने जा रहे हैं हम, समांतर चतुर्भुज संबंधी योग का नियम। समांतर चतुर्भुज संबंधी सदिश योग का नियम। दिमाग लगाओगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा टॉपिक। ये एक ब्लॉक है, ठीक है। ये एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक के ऊपर, ओके ओके ओके, इस ब्लॉक के ऊपर आपने एक बल लगाया ऐसे, ऐसे कोई इसको खींच रहा है, कोई चिंटू है, और वो चिंटू जो है इसको ऐसे खींच रहा है। इधर से इस ब्लॉक को पिंटू खींच रहा है। अब ये बताओ, ये ब्लॉक किस तरफ जाएगा? चिंटू की तरफ जाएगा या पिंटू की तरफ जाएगा? ना ये ब्लॉक चिंटू की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, ना ये ब्लॉक पिंटू की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। ये जो ब्लॉक है ये ऐसे जाता हुआ दिखाई देता है, सीधा। ना तो चिंटू की तरफ ना पिंटू की तरफ, मध्य में। फीलिंग लेके देखो, जैसे एक बंदा उधर से खींच रहा है, एक बंदा इधर से खींच रहा है, दोनों ऐसे खींच रहे हैं बाहर, ऐसे ये भी, दो भी दोनों ऐसे खींच रहे हैं, सामने आता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पे ये हो रहा है कि इस बल का और इस बल का जो परिणामी है वो बीच में आ रहा है। इन दोनों बलों का जो परिणामी है वो यहां कहीं पे आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इसका परिणामी है। सही कहा एक बच्चे ने, हाँ सर सीधा जाएगा। लाकेश लकेश साहू कह रहे हैं, महक भी यही कह रही है, विजय, मधुकर, सब लोग यही कह रहे हैं, मधुरी कुमारी, अंशु श्रीवास्तव, डॉन, क्या बात है। चलो अब आप समझो समांतर चतुर्भुज संबंधी योग का नियम। समांतर चतुर्भुज संबंधी योग का नियम यह बोलता है कि मान लो आपके पास दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर की पूंछ जो है वो एक ही जगह से शुरू हो रही है। मतलब दोनों वेक्टर की पूंछ एक ही जगह पर है, ये रहा, देख लो आप। तो अगर दो वेक्टर एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, दो वेक्टर की पूंछ एक जगह पे मिल रही है, तो सबसे पहला काम करो, समांतर चतुर्भुज बनाओ। बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज। आता है समांतर चतुर्भुज बनाना, जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। ये बन गया समांतर चतुर्भुज।
तो अगर दो वेक्टर आपके पास में है, नियम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, दो वेक्टर अगर आपके पास में है ए और बी, तो आपको क्या करना है, आपको समांतर चतुर्भुज पूरा करना है यदि वो दो वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। पहला काम तो ये कर लिया। जब आप समांतर चतुर्भुज पूरा कर लोगे तो समांतर चतुर्भुज पूरा करने के बाद जहां ये दोनों वेक्टर मिल रहे हैं उस पॉइंट से आपको समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण बनाना है, डायगोनल। वो जो विकर्ण है वो दोनों सदिशों के योग के बराबर होगा। यह है समांतर चतुर्भुज संबंधी योग का नियम। ध्यान देना, इधर ऐसा ही तो हो रहा है, दो वेक्टर हैं, एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, हमने समांतर चतुर्भुज पूरा किया और दोनों जहां मिल रहे हैं वहां से जो विकर्ण जा रहा है वो उन दोनों बलों के परिणामी को प्रदर्शित कर रहा है। डेली लाइफ में भी वही चीज है और यहां पर नियम के अकॉर्डिंग भी वही चीज है। तो एक तरह से सत्यापन हो गया। फीलिंग आप कहते हैं ना, बच्चा कमेंट कर रहा था सर हमको थोड़ी सी फीलिंग चाहिए, हमको थोड़ा सा सत्यापन चाहिए इसका। तो ये डायरेक्ट में यहाँ पर सत्यापन नहीं करवा सकता आपको, क्योंकि इसका डेरिवेशन वगैरह आपके कोर्स में है नहीं, है ना। फॉर्मूला आएगा कल, अगली क्लास में फॉर्मूला डिस्कस करेंगे हम लोग बहुत अच्छे से, बट वो एक अलग चीज है, बिल्कुल दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। बट सवाल यहाँ पे जिस तरह का आ रहा है मुझे उसको डील करना था पहले। तो सवाल इस प्रकार का आ रहा है कि आपको ये समझना था, सवाल इस प्रकार का आ रहा है आपको ये समझना था कि समांतर चतुर्भुज संबंधी योग का नियम है क्या। सही बात सर, बात तो वही है, हाँ बात वही है, ठीक है, अभी आएंगे उसके ऊपर अपन, आगे बात समझ में। तो जहां से जिस पॉइंट, एक ही पॉइंट से दो वेक्टर निकल रहे हैं, अगर आपको उन दोनों का परिणामी निकालना है तो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज आपको पूरा करना है। समांतर चतुर्भुज पूरा करने के बाद में विकर्ण जो बीच में से गुजर रहा होगा उन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से आप समांतर चतुर्भुज का ये वाला विकर्ण नहीं ले सकते, क्योंकि ये उन दोनों के कॉमन पॉइंट से पास नहीं हो रहा। जहां से वो दोनों जो सदिश हैं वो मिल रहे हैं वहां से आपको विकर्ण बनाना है। बताओ बेटा। तो a प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर। एंगल कैसे देखेंगे सर, एंगल के बारे में बताओ। तो a और b के बीच का जो एंगल है ये थीटा है और c से जो एंगल है वो आपका वही है अल्फा। तो c वेक्टर की जो लंबाई है वो आपको परिमाण देगी, और जो एंगल अल्फा है वो है c वेक्टर मतलब परिणामी का a से कोण। ये आपको डायरेक्शन देने का काम करेगा। मस्त बात, मजा आ गया। आगे बढ़े, अब उसी क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं सेम कंसेप्ट से, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था ना अभी पहले। कितना कितना था, 3 और 4, सेम क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। 3 4 इस सेम क्वेश्चन को समांतर चतुर्भुज संबंधी योग के नियम से करेंगे। मजा आ रहा है। देखो बहुत सिंपल है, पहले इनकी कॉपीज बना लो। जो टॉपिक को सही से समझ रहे हैं ना उनको फील आ रहा होगा टॉपिक का कि हाँ सर आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। ये ले लिया। अब देखो समांतर चतुर्भुज संबंधी योग का नियम क्या बोलता है। समांतर चतुर्भुज संबंधी योग का नियम ये कहता है कि सबसे पहले तो उन दोनों की पूंछ से पूंछ मिलाओ, उसके बाद बात करेंगे। तो सबसे पहले इनकी पूंछ से पूंछ मिलाते हैं, आई से मिला दी पूंछ से पूंछ, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर। जब आपने पूंछ से पूंछ मिला दी है तो अब आप समांतर चतुर्भुज पूरा करिए। कर दिया, आमने सामने की भुजाएं समान बराबर। अब जो सेंटर से दोनों के मिलने वाली जगह से जो विकर्ण जा रहा होगा समांतर चतुर्भुज का,
जो विकर्ण जा रहा होगा, जो विकर्ण जा रहा होगा, एक सेकेंड, जो विकर्ण जा रहा होगा वो इन दोनों के योग को बताएगा। यस सुनो, आराम से देखो बेटा, कोई जल्दी नहीं है। हाँ जी ठीक है, तो हमने समांतर चतुर्भुज बना लिया। समांतर चतुर्भुज बनाने के बाद में जिस पॉइंट से वो मिल रहे थे वहां से हमने एक सीधा विकर्ण खींच दिया। अब इसका परिमाण कैसे निकालेंगे सी वेक्टर का, वो समझिए, मस्त चीज है। ये 3 है, ये 4 है, इस 4 के सामने ये भी 4 है, ये 90 डिग्री है, और आपको परिमाण निकालना है। तो परिमाण निकालना बेहद आसान है, अंडर रूट ऑफ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, परिमाण कितना आ रहा है, वही 5। आपको ए वेक्टर से एंगल बताना है परिणामी का, क्योंकि एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन के लिए। ये एंगल कैसे बताओगे, 4, 3 और 5 का ट्रायंगल बन रहा है, 4 के सामने वाला एंगल आपको बताना है कितना होगा, 53 डिग्री। इसका मतलब जो अल्फा है वो कितना है, 53 डिग्री। तो इसी सेम क्वेश्चन को हमने जब किससे सॉल्व किया था, त्रिभुज संबंधी योग के नियम से किया था, तो भी यही आंसर आया था। और इसी को हमने जब समांतर चतुर्भुज संबंधी योग के नियम से किया तो यही आंसर आया। मजा आया क्वेश्चन करने में, फीलिंग आ रही है एकदम कि हाँ हम टॉपिक को समझ रहे हैं, आ रहा है कि हाँ भाई हम लोग समझ रहे हैं, किसी टॉपिक को रट नहीं रहे हैं, फीलिंग आ रही है डेवलप, अंदर से दिल से समझ रहे हैं, ये चाहिए बस। अब आपको मैं एक बात बोल दूं कि कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो समांतर चतुर्भुज संबंधी योग का नियम और त्रिभुज का सदिश योग का नियम एक ही चीज है। देखो कैसे, एक काम करो, ये जो ए वेक्टर है हमने पढ़ा है ना कि हम किसी भी वेक्टर को ऐसे का ऐसा शिफ्ट कर सकते हैं, ये लो। अब आपको नहीं लगता, अब आपको नहीं लगता कि ये क्या है, त्रिभुज संबंधी योग का नियम। ए वेक्टर बी वेक्टर क्रम में है तो तीसरा वाला जो विपरीत है वो उन दोनों के योग के बराबर होगा। बस इसी को यहां ले जाओ, सॉरी, इसी को यहां ले जाओ वापस से, समांतर चतुर्भुज संबंधी योग का नियम। आपको तो पता है ना वेक्टर को अपन ऐसे कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, तो समस्या वाली तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। अगर वेक्टर को ऐसे कैसा शिफ्ट कर सकते हैं तो आगे यहाँ पे लो। तो जो समांतर चतुर्भुज संबंधी योग का नियम है, सदिश योग का नियम है, वो तो त्रिभुज संबंधी सदिश योग के नियम के बराबर है। मजे आ गया जीवन का, नहीं? हाँ, दोनों का तरीका अलग अलग है। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमारा टारगेट रहता है कि हम ट्राइंगल बनाने की कोशिश करते हैं। पहले हम ऐसे इसको लेकर के जाएंगे और जो दोनों एक ही क्रम में है तो तीसरा जो विपरीत क्रम में होगा वो इनके योग के बराबर होगा। ये हमारी अप्रोच रहती है जब हम त्रिभुज संबंधी योग के नियम की को फॉलो करते हैं। और जब हम समांतर चतुर्भुज संबंधी योग को फॉलो करते हैं तो पहले हम इनकी पूंछ से पूंछ मिलाते हैं, और पूंछ से पूंछ मिला करके फिर हम इनका समांतर चतुर्भुज पूरा करके इनकी पूंछ जहां मिल रही है वहां से विकर्ण लेकर के जाते हैं। अरे जी बात तो एक ही पड़ रही है ना। आपको पता है कि अलाउ होता है कि हम एक सदिश को उसकी जगह से ऐसे कैसा उसके समांतर शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसको उठा करके यहां ले आओ, ये लो। तो अब ये क्या है, ये क्या है, त्रिभुज संबंधी योग का नियम। एक ही क्रम में जो विपरीत क्रम में है वो इन दोनों के योग के बराबर है। तो एक्चुअल में, चल बेटा वापस जाओ, जो समांतर चतुर्भुज संबंधी, गंदी बात, जो समांतर चतुर्भुज संबंधी योग का नियम है और जो समांतर चतुर्भुज संबंधी योग का नियम है और जो त्रिभुज संबंधी योग का नियम है वो एक ही बात है। मजा आ गया? क्या बात है, अगर आपको मजा आ गया तो हमें मजा आ गया यार। ऐसे जब टॉपिक्स को फील करने लगते हो ना तो बहुत खुशी होती है, और तब लगता है कि हाँ रियल में आपने वो सीखा है जीवन में। चलो बढ़िया है। अब अगली क्लास में हम लोग इन्हीं के फॉर्मूलों पर डिस्कशन करेंगे। अभी उम्मीद करता हूं कि आपको समांतर चतुर्भुज संबंधी योग का नियम की फीलिंग भी आ गई। आपने ये भी देख लिया कि भाई उसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। और पता है ये एंगल थीटा किसके बीच में, ए और बी के बीच में, ध्यान रखना ये जो एंगल थीटा है वो ए और बी के बीच में है,
और एंगल अल्फा किसके बीच में है, सी और ए के बीच में है। तो अगली क्लास में हम लोग इनके फॉर्मूले बनाएंगे। बार बार आपको इस तरह से डायग्राम से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार आपको ऐसे डायग्राम से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूले बता दिए जाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करके भी आप काम कर सकते हो। तो चलिए क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास में बहुत आनंद आया होगा। वेक्टर एडिशन को आप एंजॉय कर रहे होंगे, वेक्टर वाले टॉपिक को आप एंजॉय कर रहे होंगे। आराम आराम से एक एक चीज पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है अगर वेक्टर कमजोर रह गया ना, अगर वेक्टर कमजोर रह गया ना तो जीवन में बहुत दिक्कत आती है बाद में। इसलिए आप जो सीख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट बात सीख रहे हो, और आप लोगों ने दिल खुश कर रखा है पिछले 3 दिनों से लगातार रेगुलर सारे 200 बच्चे क्लास में रेगुलर आ रहे हैं। पहले दिन जितने बच्चे थे अभी भी उतने ही बच्चे हैं। ये चीज मेंटेन करोगे, 11th क्लास वालों से सारी शिकायत मेरी दूर हो चुकी है। इसको मेंटेन करना, आपको मजा आएगा पढ़ने में। अब आपको एक होमवर्क दूं छोटा सा, मुझे पता है आप कर लोगे। जितने बच्चे बैठे हैं सारे होमवर्क सुन रहे हो, सबको करना है। मेरे को जितने बच्चे क्लास में उतने कमेंट आ जाने चाहिए। सीधा सा काम करना है, सदिश संबंधी योग के नियम जो आपने आज पढ़े हैं उनमें से कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, जो भी आपको समझ में आया हो आज की क्लास में, या जो भी आप अपनी भाषा में लिखना चाहो, इन दोनों नियम से संबंधित लिख सकते हो। त्रिभुज संबंधी योग के नियम में और समांतर चतुर्भुज संबंधी योग के नियम में लिखना सबको है। जैसे ही क्लास अपलोड होगी, वीडियो अपलोड होगा, कमेंट में जाकर के सबको परिभाषाएं लिखनी, जितने भी क्लास देख रहे हैं, टूटी फूटी जैसी भी लिखो, लिखना जरूर। मैं चेक करूंगा आप लोगों की भाषा कितनी अच्छी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुशी मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अभी आप आना केमिस्ट्री क्लास में, हम लोग मेंडलीफ की आवर्त सारणी का अध्ययन करेंगे, जानेंगे मेंडलीफ ने कैसे अपनी आवर्त सारणी बनाई थी। तो इस क्लास के जस्ट बाद में हम लोग वहीं मिलते हैं। बाय, जय हिंद, टेक केयर। और हाँ, अभी तक बैच परचेज नहीं किया है, नीचे मैसेज करो यार, कॉल करो, जानकारी मिलेगी, एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, फटाफट से अपना बैच ज्वाइन करो ताकि आपकी पढ़ाई एकदम मक्खन चलती रहे। जय हिंद।